जनवरी में लागू होगा यूसीसी कानून, एक्ट को महिला अधिकारों के संरक्षण में रखा गया। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 20वें विश्व शांति महासम्मेलन में किया प्रतिभाग। सम्मेलन में राज्यपाल ने पुस्तक का विमोचन भी किया। खटीमा में बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी ने दर्ज कराया नामांकन। समर्थकों ने रैली में भाग लेकर रैली को बनाया सफल। मसूरी में स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के कारण वाहनों पर लगा लंबा जाम। सितारगंज में बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन। 23 जनवरी को किया जाएगा मतदान, 25 जनवरी को होगी मतगणना। मसूरी में सुबह खोली पेट्रोल पंप पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ की मारपीट करने वाले 18 आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी। मसूरी में नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलाना और कई वार्ड्स के सभासदों ने संयुक्त रूप से किया नामांकन। नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। देहरादून में नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी। मेयर प्रत्याशी के लिए 103 लोगों ने किया नामांकन। आज से होगी नामांकन पत्रों की जांच। देहरादून में पार्षद प्रत्याशी का टिकट न मिलने पर नाराज अनूप कुमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। कहा, कांग्रेस ने जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया। और सीजन की तीसरी बर्फबारी से चमकी चक्राता की चोटियां। लोखंडी, देववन, कोटी, कनासर, खंडवा और मुंडाली क्षेत्रों में पहाड़ियां बर्फ से ढकी। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का सफर शुरू करते हैं। नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई पहली खबर, जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब आज से नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 2 दिनों तक नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 11 नगर निगम के लिए 103 लोगों ने मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन किया है। इसके अलावा सभासद और पार्षद के पद के लिए 2325 लोगों ने नामांकन किया। प्रदेश के 43 नगर पालिकाओं के लिए 284 नगर पालिका अध्यक्ष चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं 1922 लोगों ने सभासद के पद के लिए नामांकन किया है। प्रदेश के 46 नगर पंचायतों के लिए 295 लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन किया, तो वहीं सभासद के लिए 1567 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव में पूरी पारदर्शिता अपनाई जा रही है और हर स्तर से चुनाव को निष्पक्षता के साथ करने के लिए प्रशासन के तमाम अधिकारी और कर्मचारी निरंतर काम कर रहे हैं। 82 आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो हैं उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है। 82 हमारे टोटल कैंडिडेट्स हो जाते हैं और अगर हम सभासद और सदस्य जोड़ लेते हैं तो 5840
सर अगर आप कोई संशोधन आ जाएगा तो बात अलग है। हाँ मतलब जो अभी तक के हिसाब से बिल्कुल ये संकलित है सर। और वह वार्ड नंबर 11 विजय कॉलोनी में कांग्रेस संगठन की ओर से पार्षद संगठन की ओर से पार्षद प्रत्याशी का टिकट ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर की सिफारिश पर उनकी साली मोनिका राजौरिया को दे दिया गया। वहीं कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ चुके अनूप कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो और वहां के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने वार्ड नंबर 11 की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इसलिए वो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बात जिस महिला को उस वार्ड से टिकट देने की हो रही है, जिन्हें टिकट दिया गया है, वहां उस महिला प्रत्याशी को कोई जानता तक नहीं है। कांग्रेस ने मेरे साथ धोखा किया है, ये अनूप कुमार का कहना है। महानगर अध्यक्ष हमारे गोगी भाई बुलाते थे हमें, हम हर जगह आते थे, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हुए हमारे टिकट हमें नहीं दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि हमारे विधायक हैं जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं और वो हमारे ही समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज से, रवि बहादुर जी ज्वालापुर सीट से वो विधायक हैं। मेरा टिकट सिर्फ इसलिए काटा गया है क्योंकि हमारे वार्ड विजय कॉलोनी में रवि बहादुर साहब की साली साहिबा रहती हैं, जिनके आज तक कांग्रेस में ना ही कोई भागीदारी रही है, ना ही वो कांग्रेस के सदस्य हैं। उन्हें टिकट सिर्फ इस कारण दिया गया है कि वो रवि बहादुर जी की साली है। मेरी पीड़ा यही है। मैं महानगर अध्यक्ष जी को भी फ़ोन कर रहा हूँ और अध्यक्ष जी से भी मैं संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन पे नहीं बल्कि मिलने के बाद, लेकिन मेरा इस्तीफ़ा नहीं कोई भी ले रहा है। इसीलिए मेरे को मजबूर होकर प्रेस का सहारा लेना पड़ा और ये प्रेस के माध्यम से मैं अपना इस्तीफ़ा आज कांग्रेस को देता हूं और इसमें जो मेरे साथ सिपाही थे उन सबके सिग्नेचर। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 की विधानसभा चुनाव के समय घोषणा की थी कि बीजेपी के फिर सत्ता में आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए बाकायदा समिति गठित की गई थी, जिसकी 80 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं और 2,30,000 से अधिक सुझाव भी इस दौरान मिल चुके हैं। 2 फरवरी 2024 को समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 7 फरवरी 2024 को विधानसभा ने विधेयक पारित किया और 12 मार्च को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके बाद 14 मार्च को नियमावली बनाने के लिए समिति गठित की गई। यूसीसी में मुख्य रूप से महिला अधिकारों के संरक्षण को तरजीह दी गई है, मुख्यता से उसे रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस पर संबंधित विभागों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। आगामी जनवरी महीने में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं कमेटी के सदस्य और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने भी प्रदेश में जल्द यूसीसी लागू होने की बात कही है। जनवरी माह में जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है। हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है।
तो बड़ी और अहम जानकारी, यूसीसी बहुत जल्द देवभूमि उत्तराखंड में जारी हो सकता है और इसे लेकर आपने अभी सुना, प्रतिक्रियाएं की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देवभूमि में अगले हफ्ते से यूसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। पहले कर्मचारी पढ़ेंगे यूसीसी का पाठ और फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी डीएम, एसडीएम, नगर निगम स्तरों पर प्रशिक्षण देते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी ने जनवरी में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, जिसे अब जनवरी में लागू कैसे करना है, जो प्रोसीजर है वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन प्रशिक्षण जरूरी है और इसीलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। पहले कर्मचारी पढ़ेंगे यूसीसी का पाठ, डीएम, एसडीएम, नगर निगम स्तर पर इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनके द्वारा दिया जाएगा। सीएम धामी ने जनवरी में यूसीसी लागू करने की घोषणा की है, यानी उत्तराखंड यूसीसी को लेकर जो प्रतिबद्धता 2022 में दिखाई गई थी, जो बातें कही गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, अब उसी प्रतिबद्धता को अमली जामा पहनाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए वो प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रशिक्षण के लिए बाकायदा जनवरी के पहले हफ्ते से ये प्रशिक्षण शुरू भी हो जाएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 20वें विश्व शांति महासम्मेलन में प्रतिभाग किया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति प्रबोधक महासंघ ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन में राज्यपाल ने पुस्तक का विमोचन भी किया और इसे शांति और मानवता के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। राज्यपाल ने कहा कि शांति केवल युद्ध और हिंसा का अभाव नहीं है, बल्कि ये समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के जीने की अवस्था है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और ये आदर्श शांति और एकता का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, ध्यान और आयुर्वेद का केंद्र है। ये भूमि आध्यात्मिक शांति और संतुलन का स्रोत है। विश्व शांति महासम्मेलन में राज्यपाल शामिल हुए और उन्होंने 20वें विश्व शांति महासम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए शांति और मानवता का मार्गदर्शन लोगों के सामने रखा, शांति और मानवता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें कही और साफ तौर पर कहा कि समानता, सम्मान के साथ जीने की अवस्था है, जिस पर सभी को चलने की जरूरत है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, खटीमा की बात कर लेते हैं। खटीमा नगरपालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी, जिन्हें रामू भैया भी कहते हैं, उन्होंने सोमवार के दिन समर्थकों के साथ विशाल जनसमूह के साथ नगर में गाजे बाजे के साथ भव्य रैली निकालकर अपना नामांकन दर्ज कराया। क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद इस अवसर पर बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी के समर्थकों ने रैली में भाग लेकर रैली को सफल बनाया। इस दौरान जगह जगह स्थानीय व्यापारियों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। समर्थकों को संबोधित करते हुए रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि यदि खटीमा की जनता उनको अपनी सेवा करने का अवसर देती है तो वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और नगर के विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। आभार करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस नगर की सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैं उनके विश्वास को कायम रखते हुए आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपने खटीमा क्षेत्र की महान जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जो सोच मेरे प्रति रखी गई है, मैं उसके लिए उनके सोच पर पूरा तरीके से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आपके क्या क्या प्राथमिकताएं बहुत हैं इस खटीमा में और उन सारी प्राथमिकताओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अवगत करा करके उनका सभी समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि खटीमा में सारी की सारी समस्याएं हैं और उनकी प्राथमिकता से निराकरण करना ही हमारा उद्देश्य है। और आइए अब पहाड़ों की रानी मसूरी की बात कर लेते हैं, जहां देर शाम एक स्कॉर्पियो कार मसूरी कैप्टी रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें 108 एम्बुलेंस से मसूरी उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर्स द्वारा इन्हें इलाज दिया गया। वहीं हादसे को लेकर मसूरी कोतवाली
मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि सोमवार की देर शाम को एक स्कॉर्पियो कार मसूरी कैंपटी रोड पर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क के बीचों बीच पलट गई थी, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया था। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना पर एसएसआई कृष्णकांत कुमार पुलिस बल के साथ त्वरित घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराने की कार्रवाई भी शुरू की गई। इधर सितारगंज की अब बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शहर में ढोल नगाड़ों को बजाते हुए सितारगंज तहसील में बने आरओ ऑफिस में पहुंचकर सितारगंज नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र पेश किया। बीजेपी प्रत्याशी सुखदेव सिंह ने सितारगंज शहर की जनता से बीजेपी पार्टी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार सितारगंज में विकास कार्य कर रही है और सितारगंज लगातार प्रगति कर रहा है। आगे भी बीजेपी पार्टी जनता की सेवा करती रहेगी। दरअसल 30 दिसंबर नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी। वहीं 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया की जाएगी। जिन प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें 3 जनवरी को प्रतीक भी आवंटित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ 23 जनवरी को सितारगंज नगरपालिका के लिए मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना होगी। मैं यह भी प्रतिज्ञा भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं जनता में भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्य हैं, विकास किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं माननीय सौरभ बहुगुणा जी, उन्होंने जितने विकास कार्य किए हैं मैं उन विकास कार्यों को लेकर जनता में जाऊंगा। और जो आगे हम सितारगंज का माप बना रहे हैं, सितारगंज को सुंदर बनाने के लिए, सितारगंज में विकास करने के लिए जो हमारे पास नीति है उसको लेकर मैं जनता में जाऊँगा। पुराने सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह जी को हमने टिकट दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी का सपना है, आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी का मानना है, क्योंकि सितारगंज औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के बाद गांव से कस्बे की ओर बढ़ा और कस्बे से अब शहर की ओर जा रहा है। तो शहर की जो प्राथमिकताएं होती हैं, शहर का कैसे विकास हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नंबर 1 हमारा सितारगंज बने, इसके लिए हम संकल्पित हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सरकार सितारगंज में बनने जा रही है नगरपालिका में, इसके बाद आप सितारगंज को देखेंगे, विकास के नए आयाम जुड़ेंगे और सितारगंज को हम विकसित सितारगंज बनाएंगे। ये हम सबका संकल्प है। तो विकसित सितारगंज बनाने का प्रण लेते हुए यहाँ पर प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आइए सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, ये कि धामी सरकार ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। अब जो अंग्रेजी नववर्ष जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से हो जाएगी, उसके लिए छुट्टियां कितनी होगी इस अंग्रेजी नववर्ष 2025 में, इसके लिए कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर में कुल 25 सार्वजनिक अवकाश होंगे। हरेला इगास में इस बार भी सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित किया गया है। तो धामी सरकार ने छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। आने वाले अंग्रेजी नववर्ष 2025 के लिए सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में कुल मिलाकर 25 सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें हरेला और इगास में भी इस बार सार्वजनिक अवकाश सम्मिलित है। और आइए मसूरी की खबर की तरफ अब चलते हैं, जहां सुवाखोली पेट्रोल पंप पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें उन्हें जान से मारने की कोशिश तक की गई। ये सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने कहा कि सुवाखोली पेट्रोल पंप के स्वामी कुणाल सेठ ने लिखित शिकायत देकर बताया कि 29 दिसंबर को सुबह के समय उनके सुवाखोली पेट्रोल पंप पर 3 कारों में सवार युवक पेट्रोल भरवाने आए। युवकों ने 500 रुपए का पेट्रोल भरवाकर पेटीएम से पेमेंट भी किया। इस दौरान अन्य कारों में सवार युवक वहीं पेट्रोल पंप पर कारों को खड़ा कर बहुत तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगे, जिस पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उन्हें मना करते हुए टोका तो कार सवार चालक और साथियों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मार पिटाई शुरू कर दी, जिसे देखकर पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो युवकों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी वहां से फरार हो गए। प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली मसूरी पर कई धाराओं में
केस दर्ज करके सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मसूरी एसओजी ने कहा कि सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। दरअसल ऐसा था कि कल अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे की बात है कि कुछ कार सवार लड़के पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवा और वहीं रोक के गाना वाना बजाने लगे। तो आजकल जैसे नए वर्ष के है तो लड़के थोड़ा बाहर से लोकल के भी आ जाते हैं, तो हुड़दंगबाजी करने लगी। उसको टोका टाकी की वहाँ के कर्मचारी ने पेट्रोल पंप के, तो उसी पे लेकर उन्होंने उसके साथ जो होड़ ने बचाया तो सभी के साथ उन्होंने मारपीट की। उसमें से 2 को हमने हिरासत में ले लिया था और ट्रेस कर रहे हैं, कुछ के ट्रेस हो गए हैं, सख्त एक्शन लिया हमने, आगे भी जारी रहेगा। सर, उसमें जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि बाल्टी से वो लगातार मार रहे हैं, तो किन किन धाराओं में मुकदमे हो रहे हैं, कितने लोग अभी तक आपने ट्रेस कर दिए और कितनों को अभी और चिन्हित कर रहे हैं आप? 4-5 के आसपास ट्रेस हो गए हैं और चिन्हित किए जा रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश जारी है। और इधर मसूरी की बात कर रहे हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में मसूरी नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी और कई वार्ड के सभासदों ने संयुक्त रूप से नामांकन किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शोक होने की वजह से ढोल दमाऊ के साथ रैली नहीं निकाली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की बोर्ड बनने जा रही है और उनकी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी के साथ सभी वार्ड के सभासद को मसूरी की जनता भारी मतों से विजय बनाएगी। मसूरी बीजेपी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि मसूरी की मूलभूत समस्याओं को लेकर काम किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और पूरे देश में एक राष्ट्रीय शोक है अभी, और उसके चलते हम लोगों ने रैली का कार्यक्रम रद्द किया है। एक सांकेतिक यहाँ पे हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं सभी लोग, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में शामिल था और पूरे जोश खरोश के साथ आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और पूरी पार्टी का जिस तरीके का जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो जोश को देखते हुए हम निश्चित रूप से पूरे सभासदों के साथ 25 तारीख को विजय की पताका लहराएंगे। तो जवाब जनता देगी। जनता के बीच में जिस तरीके का काम गणेश जोशी जी ने किया है, चाहे वो पंपिंग योजना को लेकर है या चाहे वो मॉल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के या पार्किंग को लेकर के हैं, गणेश जोशी ने जो कैबिनेट मंत्री लेवल के जो काम है वो उन्होंने किए। और पालिका मसूरी शहर के अंदर जो पालिका के अंडर में जो काम आते थे वो पालिका अध्यक्ष को, पालिका के बोर्ड को करने थे, जो उन्होंने नहीं किए क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाए कि उनको व्यक्ति विशेष के काम करने थे, भ्रष्टाचार करना था। तो आज जब उनके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो वो गणेश जोशी पे आरोप लगाएंगे ही। लेकिन वो एक बार उनसे यही निवेदन है मेरा कि वो एक बार गणेश जोशी के कामों को मसूरी के अंदर देख लें, उसके बाद बात करें। कि अगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अगर सक्रिय होते, मसूरी के विकास को लेकर के जागरूक होते, तो उनके मन में इस तरीके की सोच आनी नहीं चाहिए थी कि ऊपर किसकी सरकार है। उनको तो सरकार से अपना सहयोग लेना चाहिए था कि मसूरी के विकास के बारे में सोचना चाहिए था। देखिए, आज क्योंकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, इसलिए हमने सांकेतिक तरीके से कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अपने जेएम की प्रत्याशी, अध्यक्ष की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी का व सभासदों का नामांकन हमने किया है। लेकिन जो वातावरण मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात 11 बजे हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मैंने और कार्यक्रम में भी रहना था, उसकी बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए, ये इस बात का संकेत है कि मसूरी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मीरा सकलानी भारी मतों से जीतने वाली है और हमारे अधिकांश सभासद भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं। ये दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लोग नाराज भी हो गए थे टिकट बंटवारे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कार्यकर्ता की विशेषता है। जब किसी को कमल का फूल मिल जाता है तो व्यक्ति के लिए नहीं, वो कमल के लिए काम करते हैं। 1-2 दिन के अंदर सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी।
क्योंकि जहां हमने पानी की लाइन सैंक्शन करी। आइए बात मसूरी की ही कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पवार की कर लेते हैं। उपमा पवार गुप्ता ने भारी भीड़ के साथ नॉमिनेशन किया है। इस दौरान उपमा पवार गुप्ता ने कहा कि मसूरी के विकास को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने विभिन्न योजनाओं के तहत काम किया। मसूरी की जनता अनुज गुप्ता के लिए किए गए कामों पर उनको वोट देगी। इसके साथ ही साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। विपक्ष ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। अनुज गुप्ता के सहयोग से उनको मैदान पर उतारा गया है और उनको पूरी उम्मीद है कि जनता के सहयोग से अनुज गुप्ता ने चुनावी मैदान में जितने भी प्रत्याशियों को उतारा गया है वो सभी भारी मतों से विजयी होंगे। जी, हम मसूरी को और डेवलप करना चाहेंगे। मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जैसे मसूरी में पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, हम उनका निदान करने की कोशिश करेंगे और मसूरी में और रोजगार के साधन, नए साधन लाने की कोशिश करेंगे और जो मसूरी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि और मसूरी में हॉस्पिटल खुले और हम मसूरी के पर्यटन के विकास के लिए भी काम करना चाहेंगे और मसूरी में नए पर्यटक स्थल नए पर्यटन स्थल विकसित करना चाहेंगे जिससे मसूरी के पर्यटन को बढ़ावा मिले और मसूरी के माल रोड है उसका सौंदर्यकरण का काम करना चाहेंगे और मसूरी में जो शौचालय हैं उनके सफाई को व्यवस्थित रखेंगे और साथ ही मसूरी के जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के नए साधन खोलने की कोशिश। इधर नई टिहरी में जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 11 वार्ड्स में मजबूत उम्मीदवार उतारे गए हैं। निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हो या कांग्रेस प्रत्याशी, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। सरकार लगातार काम कर रही है, अनेकों कार्य किए गए हैं, उन्हीं कामों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। शहर में पेयजल का मामला हो या कोई भी अन्य मूलभूत सुविधाएं सभी मुहैया कराई गई हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने नागरिकों के बीच में रहकर समस्याओं का समाधान किया है। इन्हीं सब तथ्यों को लेकर जनता के बीच जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। तो निकाय चुनाव है, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जीत के लिए आश्वासन है, लेकिन जनता किसे सिरमौर पर रखती है, जनता किसे चुनती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।